नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। राहुल को सिंधिया ने सुनाई खरी खोटी, बोले इनकी मोहब्बत नहीं अहंकार तुष्टिकरण की दुकान है। इस देश में एक चौकीदार एक दुकानदार, अल्पसंख्यकों पर जुल्म पर कोई नहीं बोलता, लोकसभा में गरजे ओवैसी। अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम बोले ये हमारे लिए शुभ है। मोदी ने कहा विपक्ष नो कॉन्फिडेंस पर नो बॉल कर रहा है और इधर सेंचुरी लग रही है। इंडस्ट्री से 8 साल तक दूर रही थी सुष्मिता सेन, सालों बाद बताई वजह, बोली महसूस हुआ कि सेट पर समय बर्बाद कर रही थी। विवेक अग्निहोत्री ने बोला OMG 2 पर CBFC ने बेवजह कट लगाए, धार्मिक दबाव में किए गए फिल्म में बदलाव, इस तरह ढह जाएंगे सेंसर बोर्ड। अब समाचार विस्तार से। सिंधिया ने कहा कि जिस प्रजातंत्र के मंदिर से देश की 140 करोड़ जनता अपनी प्रेरणा लेती है, उस प्रजातंत्र के मंदिर में साफ हो गया कि इन्हें ना देश की चिंता है, ना प्रधानमंत्री के पद की चिंता है, ना ही राष्ट्रपति के पद की चिंता है, सिर्फ अपनी हैसियत की चिंता है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा जारी है। विपक्षी सांसदों के बाद अब सत्ताधारी बीजेपी के सांसदों ने जमकर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा सिंधिया ने कि लोग मोहब्बत की दुनिया की बात करते हैं, उनकी दुकान असल में अहंकार, तुष्टिकरण और झूठ की दुकान है। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए दावा किया कि देश की जनता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएगी। कुछ साल पहले कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे सिंधिया ने कहा, ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। इनकी दुकान तो नफरत की दुकान है, झूठ की दुकान है, तुष्टिकरण की दुकान है, अहंकार की दुकान है। ये केवल दुकान का नाम बदलते हैं, सामान नहीं। उन्होंने कहा कोई महाभारत रामायण की बात करता है, कोई राम और रावण की बात कर रहा है, कोई जनेऊधारी है, ये मुखौटा नहीं चलेगा। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर प्रधानमंत्री मोदी बनाने जा रहे हैं। सिंधिया ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने खुद कहा है कि ये मजबूरी का गठबंधन है। सिंधिया ने कहा कि जिस प्रजातंत्र के मंदिर से देश की 140 करोड़ जनता अपनी प्रेरणा लेती है, उस प्रजातंत्र के मंदिर में साफ हो गया है कि इन्हें ना तो देश की चिंता है, ना प्रधानमंत्री के पद की चिंता है, ना राष्ट्रपति के पद की चिंता है, इन्हें सिर्फ अपनी हैसियत की चिंता है। सिंधिया ने कहा जो लोग मौन व्रत की बात करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि 1993 में जब मणिपुर जल रहा था, तब उनके तत्कालीन प्रधानमंत्री मौन क्यों थे? उन्होंने कहा राहुल गांधी जी ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं। इस प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्वी राज्य को विश्व के साथ जोड़ा, जिनका उत्तर पूर्व के साथ दिल का रिश्ता था, जिसने उत्तर पूर्व से भारत के दुश्मनों को खदेड़ दिया, जिस प्रधानमंत्री के रोम रोम में भारत माता बसती हो, जिसने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया, उसके लिए ऐसा बात। सिंधिया ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में देखने की विचारधारा विपक्ष की है, हमारी नहीं। AIMIM के अध्यक्ष असरुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को लोकसभा में बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा एक तरफ चौकीदार है, एक तरफ दुकानदार है, लेकिन जब अल्पसंख्यकों का जुल्म होता है तो किसी का मुंह नहीं खुलता है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन लोग जुल्म के खिलाफ नहीं बोले तो दुकानदारी बंद हो जाएगी, चौकीदारी बदल दी जाएगी और देश को तीसरा मोर्चा मिल जाएगा। उनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को चर्चा का जवाब देते हुए ये स्पष्ट करना चाहिए कि देश बड़ा है या फिर हिंदुत्व और गोलवालकर की विचारधारा बड़ी है। ओवैसी ने पीएम मोदी और राहुल गांधी पर बिना नाम लिए हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा इस देश में 2 मोर्चे हैं, एक चौकीदार है और दूसरा दुकानदार है। जब हम पर जुल्म होता है तो कोई मुंह नहीं खोलता। गृह मंत्री अमित शाह यूपीए कानून लेकर आए तो इन दुकानदारों ने समर्थन किया। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले ट्वीट पर अपने नाम के आगे चौकीदार लगाया था। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का नारा दिया था।
हैदराबाद से लोकसभा सदस्य ने कहा कि दुकानदार और चौकीदार हमारी लाशों पर कब तक सियासत करेंगे। अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो दुकानदारी नहीं चलेगी, चौकीदारी बदल दी जाएगी, तीसरा मोर्चा चलेगा। उन्होंने ट्रेन में एक पुलिसकर्मी द्वारा 4 लोगों की हत्या की घटना और हरियाणा की हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को बहुसंख्यक समुदाय से जुड़े कट्टरपंथी पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, इस सरकार का ज़मीर कहाँ गया था जब नूह में सैकड़ों इमारतों को ढा दिया गया और कोई कानून प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हिंदुस्तान में नफरत का माहौल पैदा किया गया है। ओवैसी ने ज्ञानवापी मामले में बिना नाम लिए जिक्र करते हुए कहा कि तारीख के जख्मों को नहीं कुरेदना चाहिए। सरकार को सुप्रीम कोर्ट में साफ करना चाहिए कि वो 1991 के वर्शिप एक्ट पर कायम है। AIMIM के टॉप नेता ने समान नागरिक संहिता से जुड़े बहस को लेकर कहा, भारत एक गुलदस्ता है, देश में एक मजहब, एक संस्कृति, एक भाषा की बात की जा रही है। ऐसा तो तानाशाही में होता है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। देश की जनता ने हमारे सरकार के प्रति जो बार बार विश्वास जताया है, मैं देश की कोटि कोटि नागरिकों का आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ। कहते हैं कि भगवान बहुत दयालु होते हैं। भगवान की मर्जी होती है कि वो किसी न किसी के माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। मैं भगवान का आशीर्वाद मानता हूँ कि उन्होंने विपक्ष को सुझाया और वे इसका प्रस्ताव लेकर आए। 2018 में ईश्वर का आशीर्वाद था कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। उस वक्त भी मैंने कहा था कि हमारे सरकार के लिए ये फ्लोर टेस्ट नहीं है, ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। और वही हुआ। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने भी जमा नहीं हो पाए थे। इतना ही नहीं, जब हम सब जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया। चुनाव में एनडीए को कहीं ज्यादा सीटें मिली। एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। आज देख रहा हूं कि आज आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 में चुनाव के पुराने रिकॉर्ड तोड़कर जनता के आशीर्वाद से वापस आएगी। विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर 26 जुलाई को केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया था। अगले यानी 27 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। विपक्ष के प्रस्ताव पर 3 दिनों से यहाँ काफी चर्चा हुई है। अच्छा होता है कि सत्र की शुरुआत के बाद से ही विपक्ष गंभीरता के साथ सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेता है। बीते दिनों इसी सदन ने और दोनों सदनों ने जन विश्वास बिल, मेडिकल बिल, डेंटल कमीशन बिल, आदिवासी बिल, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल जैसे कई महत्वपूर्ण बिल यहाँ पारित किए गए। ये ऐसे बिल थे जो मछुआरों के हक के लिए थे। सबसे ज्यादा लाभ केरल को होना था। वहाँ के सांसदों से ज्यादा अपेक्षा थी कि गंभीरता से लेते बिल को, लेकिन उन पर राजनीति हावी थी। युवाओं के लिए नई दिशा देने वाला बिल था। हिंदुस्तान को साइंस पावर बनाने की दिशा में बढ़ाने वाला बिल था। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल युवाओं से जुड़ा हुआ था। आने वाला समय टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, लेकिन आपके लिए राजनीति ही प्राथमिकता है। गांव, दलित, गरीब, पिछड़ों के लिए बिल थे। इसमें इन्हीं को कोई रुचि नहीं थी। देश की जनता ने जिस काम के लिए इन्हें यहाँ भेजा, उस जनता से भी विश्वासघात किया गया। कुछ विपक्षी दलों के लिए उनके आचरण से सिद्ध कर दिया कि देश से ज्यादा उनके लिए दल है। देश से पहले उनके लिए दल की प्राथमिकता है। आपको गरीब की भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख आपके दिमाग पर सवार है। आपको देश के युवाओं के भविष्य की परवाह नहीं है, अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है। एक दिन सदन चलने भी दिया तो किस काम के लिए? आप जुटे तो अविश्वास प्रस्ताव पर जुटे, कट्टर भ्रष्ट साथी की सलाह पर मजबूर होकर जुटे। इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी अपने कैसी चर्चा की। सोशल मीडिया पर आपके दरबारी भी बहुत दुखी है। मजा इस डिबेट का है। फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज किया, लेकिन चौके छक्के यहीं से लग रहे हैं। विपक्ष नो कॉन्फिडेंस पर नो बॉल कर रहा है और इधर से सेंचुरी हो रही है। आप तैयारी के साथ क्यों नहीं आते हैं? आप मेहनत कीजिए। 2018 में कहा था कि आना, 5 साल में भी मेहनत नहीं कर पाए, क्या दरिद्रता है। सुष्मिता सेन इन दिनों अपनी अपकमिंग वेब सीरीज ताली को लेकर सुर्खियों में है। एक्ट्रेस इस सीरीज में ट्रांसजेंडर का किरदार निभा रही है। इस बीच सुष्मिता ने हाल ही में अपने करियर के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने 8 साल तक इंडस्ट्री से दूरी बनाने की वजह बताई है।
एक्ट्रेस ने कहा कि वो पहले सिंगल मदर है, ऐसे में उनकी पहली जिम्मेदारी उनके बच्चे थी, इसलिए उन्हें महसूस हुआ कि वो सेट पर अपना समय बर्बाद कर रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब सुष्मिता से उनके ब्रेक को लेकर सवाल किया तो इस पर उन्होंने कहा कि एक महिला के तौर पर मुझे गिल्ट होता है कि मैं अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाती थी, अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पाती थी। मैं सेट पर रहती थी और किसी XYZ का लगातार इंतजार कर रही थी और उस दौरान मुझे महसूस हुआ कि मैं काम नहीं कर रही। मेरे पास 9 से 6 की शिफ्ट होती है जो मैं किसी और के इंतजार में खर्च कर देती थी। ऐसे में ना तो मैं एक प्रोफेशनल थी और ना ही एक माँ थी। सुष्मिता ने आगे कहा कि मुझे महसूस हुआ कि मैं महज अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। मैं उस वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ब्रेक का फैसला लिया। ये उस समय की बात है जब अलीसा बहुत छोटी थी। नो प्रॉब्लम मेरी आखिरी फिल्म थी। उस समय मैं वास्तव में कुछ भी एंजॉय नहीं कर रही थी, ना ही फैमिली और ना ही काम को। ऐसा लगा कि मैं कुछ सीख नहीं पा रही हूँ। मैं काम पर जाते समय नेगेटिव महसूस करती थी। हालांकि सुष्मिता मानती हैं कि कमबैक के बाद इन्हें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अपनी दूसरी पारी में वह सेट पर आने को लेकर एक्साइटेड रहती थी। उनके अंदर बच्चे के जैसा उत्साह होता है। बातचीत के दौरान सुष्मिता से ये सवाल किया गया कि क्या आपने भी इंडस्ट्री में जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव महसूस किया है। इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे 90 के दशक में ऐसा महसूस हुआ था। उस दौरान इस तरह का भेदभाव अपने चरम पर था। एक्ट्रेस के तौर पर आप एक आइटम सॉन्ग या कुछ सीन के तौर पर पेश की जाती थी। इस बात पर ध्यान दिया जाता था कि आप कितने ड्रेस पहनेंगी या फिर आपके कितने ब्रेक डाउन होंगे। एक्ट्रेस के लिए यही चीज मायने रखती थी। सुष्मिता ने इंडस्ट्री पर तंज कसते हुए कहा, उन एक्ट्रेस को सलाम है जो ऐसा कर सकी। मैं तो बहुत जल्दी थक गई क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि मेरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। सुष्मिता ने आगे कहा, मैं इंडस्ट्री से दूर चली गई और जब वापस आने का फैसला किया तो ये तय किया कि मुझे किसी सीरीज या फिल्म में लीड नहीं बनना है, लेकिन मुझे अपने काम से समझौता नहीं करना है। मैं कहना चाहती थी कि मैं आगे का काम करना चाहती हूँ। अगर आपके पास मेरे मुताबिक कोई रोल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अगले 8 साल और भी इंतजार करने को तैयार हूँ, लेकिन काम तभी करूंगी जब मुझे वो करने में अच्छा महसूस होगा। बातचीत के दौरान सुष्मिता से उनकी वेब सीरीज आर्या को लेकर भी सवाल किया गया कि क्या उन्होंने कभी इस बात की कल्पना की थी कि आर्या सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, खास तौर पर इसलिए इसमें कोई भी मेल स्टार नहीं था। इस पर सुष्मिता ने जवाब देते हुए कहा कि आर्या एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके लिए मैंने 8 साल इंतजार किया था। अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी स्टार्टर फिल्म OMG 2 पर सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को फिल्म की रिलीज से पहले करीब 25 बदलाव करने का सुझाव दिया था। अब सेंसर बोर्ड के इस फैसले पर डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने नाराजगी जताई है। विवेक अग्निहोत्री ने बातचीत के दौरान इन्हीं बदलाव का जिक्र किया। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि OMG 2 पर सेंसर बोर्ड ने बेवजह कट लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि सेंसर बोर्ड जैसी किसी बॉडी की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल फिल्म में अक्षय कुमार के कैरेक्टर को सेंसर बोर्ड ने खुद भगवान शिव के ना बताकर शिव भक्त की तरह दिखाने की मांग की थी। विवेक अग्निहोत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि वो अब रिव्यू कमेटी का हिस्सा नहीं है और उन्होंने अब तक फिल्म नहीं देखी है। जब विवेक अग्निहोत्री से ये पूछा गया कि OMG 2 में अक्षय कुमार को भगवान शिव की जगह शिव भक्त के रूप में दिखाया जाने पर उनकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना सही नहीं है। उन्होंने कहा, जो भी बदलाव करने का सुझाव दिया गया है उसमें सहमत नहीं हूँ। मैं खुद भी CBFC का बोर्ड मेंबर हूँ, इसके बावजूद मैं इसके खिलाफ हूँ। मेरा मानना है कि CBFC पर कोई भी बदलाव या कट लगाए जाने के दबाव नहीं बनाना चाहिए। आज जो कुछ हो रहा है वो सामाजिक और धार्मिक दबाव की वजह से हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि CBFC बहुत ही नाजुक बॉडी है और सामाजिक दबाव में इसका ढांचा ढह सकता है। अग्निहोत्री ने कहा कि उन्हें किसी फिल्म में 27 कट लगाने का लॉजिक समझ नहीं आता और CBFC को कोई हक नहीं है कि वो किसी फिल्म में इस तरह का बदलाव करवाए। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।